Hi, my name is Tejaswini and we are learning next chapter of maths, permutations and combinations for CMA foundation. Many students find this particular chapter a little difficult because the basic concepts that are required are not really clear. So before learning this chapter हम लोग actually इसके basic concepts पहले clear करेंगे और फिर बाकी के सारे कॉन्सेप्ट जोड़ते जाएंगे, तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा. बाय द वे, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये जो चैप्टर है इसको हम एक्चुअली बचपन में भी पढ़ चुके हैं. क्यों ऐसा बोल रही हूँ? परमिटेशन का मतलब होता है चीज़ों को सिलेक्ट करके अरेंज करना एंड कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिर्फ सिलेक्ट करना. और अरेंजमेंट और सिलेक्शन तो हम बचपन से करते आ रहे हैं. वो कैसे? जब गेस्ट्स आने वाले हैं तो एक टेबल के आसपास चेयर्स लगाना. अगर फैमिली फ़ोटो खींचना है तो आपस में अरेंजमेंट करके खड़ा हो जाना. अगर डिश आपको अरेंज करनी है तो एक लाइन में अलग अलग तरीक़ों से रखना. सो डेफिनेटली चीज़ों को अरेंज तो कर चुके हैं, सिलेक्शन भी किया हुआ है. कैसे? आपको अगर किसी दुकान में 5 टी-शर्ट्स पसंद आए और मॉम ने कहा बस 2 ही खरीदने हैं, तो फिर आ गई सिलेक्शन की बारी. जून में स्कूल बैग खरीदने जाते थे तो बहुत सारी ढेर सारी स्कूल बैग्स पसंद आती थी और एक ही हमें ख़रीदनी थी, तो फिर इसे हमने सिलेक्शन करना सीखा है. सो सिलेक्शन, अरेंजमेंट ये एक्चुअली हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब थोड़ा मैथमेटिकल एप्लीकेशंस, मैथमेटिकल अप्रोच से इसे सीखने की कोशिश करेंगे. ओके, इट्स वेरी इजी अगर बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आए तो. फाइन. सो अगर हम परमिटेशन देखें तो 2 एक्चुअली सेक्शंस है. पहला है परमिटेशंस. पहले परमिटेशंस देखें तो परमिटेशन इज़ मेथड ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट. मतलब सिलेक्शन भी इन्वॉल्व है और अरेंजमेंट भी इन्वॉल्व है. सो ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली ही होती हैं एक्चुअली जब हम परमिटेशन की बात कर रहे हैं तो. ये करेंगे कैसे? इसके लिए ना हम पहले कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे और उससे भी पहले मैं फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ. अब फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट हम कैसे सीखने वाले हैं और फैक्टोरियल बेसिकली है क्या? फैक्टोरियल का मतलब होता है से 6 फैक्टोरियल अगर मुझे डिफाइन करना है तो 6 फैक्टोरियल विल बी 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. पहले 4 एग्जाम्पल्स देती हूँ फिर आप समझ जाएंगे अच्छे से. 3 फैक्टोरियल इज़ नथिंग बट 3 into 2 into 1. 4 फैक्टोरियल इज़ नथिंग बट 4 into 3 into 2 into 1. 8 फैक्टोरियल इज़ नथिंग बट 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. समझ में आया क्या किया मैंने? सो अगर 8 फैक्टोरियल मुझे चाहिए तो शुरुआत 8 से की, फिर हर बार एक एक नंबर से पीछे चले गए. कब तक पीछे गए? जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम पीछे चले गए. ओके. सो बीच में हर आंकड़ा कंसिडर किया, लेकिन ना हम ज़ीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि ज़ीरो लिखने पर तो ये पूरी चीज़ ही ज़ीरो हो जाएगी, तो इस पूरी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं बचेगा. सो दैट्स वाई वी आर नॉट राइटिंग ज़ीरो. आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर. आ रही ना आपको बात समझ में? ज़ीरो, वी आर नॉट राइटिंग ज़ीरो इन द होल थिंग. हम लोग 1 तक ही रुक जाएंगे. ओके. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. इसके अलावा जो 0 फैक्टोरियल है इसे हमने 1 डिफाइन किया है, वो क्यों मैं टाइम आने पर बताऊंगी. एंड 1 फैक्टोरियल इज ऑब्वियसली ऑल्सो गोइंग टू बी 1 क्योंकि 1 के पीछे 0 आंकड़ा है, 0 कंसिडर नहीं कर रहा है. 1 फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज 1. सो ये हो गया फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट. अब यहाँ पे ना मैं चाहती हूँ आप केयरफुली देखो 6 फैक्टोरियल को. क्या इतनी चीज़ 5 फैक्टोरियल नहीं है? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. सो 6 फैक्टोरियल को 6 into 5 फैक्टोरियल के रूप में भी लिखा जा सकता है. आई होप आप समझ रहे हैं. सिमिलरली अगर सिर्फ इतनी चीज़ कंसिडर करी
एक मिनट, हाँ कलर चेंज कर देते हैं तो इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड। अगर सिर्फ इतनी ही चीज़ कंसिडर करी तो ये तो लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। सो जैसे हम चाहे वैसे अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं किसी भी फैक्टोरियल को। एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं। सो 100 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं? 100 × 99 फैक्टोरियल, है ना। और कैसे लिख सकते हैं? 100 × 99 × 98 फैक्टोरियल। और कैसे लिख सकते हैं? 100 × 99 × 98 × 97 फैक्टोरियल। अब अगर 100 को मैं n के साथ कंपेयर करूं तो देखिए n फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 100 है मेरा n, एंड फिर 99 ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? n-1। क्यों? n अगर 100 है तो n-1 ऑटोमेटिकली क्या आएगा? 99। सो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n × n-1 फैक्टोरियल। एक को कम किया। सिमिलरली अब यहाँ देखिए, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n × 99 मेरा क्या है? n-1 फैक्टोरियल है, n-1 है, एंड 98 का फैक्टोरियल कंसिडर किया जो कि है मेरा n-2 फैक्टोरियल, क्योंकि मेरा n का वैल्यू क्या है? 100, और 100 - 2 कितना आता है? 98। अभी और आगे जाते हैं। सो 100 है मेरा n, 99 है n-1, 98 है n-2, एंड 97 फैक्टोरियल आएगा n-3 फैक्टोरियल। देखिए तो मैच हो रहा है कि नहीं? n है मेरा 100, 100 - 3 कितना आता है? 97। सो ये बन गया 97 फैक्टोरियल। सो आई होप दिस इज क्लियर। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट हमें चाहिए, बस याद रखना कि हमने ये किया था, ठीक है। अब परम्यूटेशंस की तरफ चलते हैं। अब परम्यूटेशंस के बारे में मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है चीज़ों को अच्छे से अरेंज करना। सो जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम में अरेंजमेंट करने की बारी आएगी ना, हम वहाँ पे यूज़ करेंगे परम्यूटेशंस। अब कुछ चीज़ों को, रियल लाइफ एग्जांपल्स को कंसिडर करके हम देखेंगे कि हम हमारा पर्पस सॉल्व कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। समझो आप किसी दुकान में गए हैं एंड आपको 3 टी शर्ट्स पसंद आए हैं, ब्लू, रेड एंड ग्रीन, एंड ये तीनों के तीनों आपको बोला गया है कि एक हैंगर पे आप अरेंज करेंगे, एक हैंगर पे आपको अरेंज करने हैं, ज़्यादा 3 हैंगर्स पे अरेंज करने हैं, एक हैंगर पे नहीं। सो इसे करने के क्या क्या तरीके हैं? हाउ विल यू डू इट? सो कर सकते हैं ब्लू रेड ग्रीन, ब्लू ग्रीन रेड, है ना, अलग अलग तरीक़ों से। फिर रेड पहले रखते हैं, फिर ब्लू ग्रीन करते हैं, रेड पहले, ग्रीन एंड ब्लू, फिर पहले ग्रीन को मौका देते हैं, ग्रीन ब्लू एंड रेड, ग्रीन रेड एंड ब्लू। कितने तरीक़ों से मेरा अरेंजमेंट हो गया? 6 तरीके हो गए। मेजर करके देखिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 तरीक़ों से मैनेज कर लिया। अब दूसरा केस देखते हैं, केस 2। यहाँ पर भी टी शर्ट्स आपको यही पसंद आए हैं, वैसे ब्लू, रेड एंड ग्रीन। इस बार आपकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है, आपको लगाने हैं, चाहिए आपको सिर्फ दो ही चीज़ें हैंगर पे लगानी है। सो 3 टी शर्ट्स हैं, हैंगर 2 ही है, अरेंजमेंट करनी है। कैसे कैसे करेंगे? क्या क्या ऑप्शंस है? 3 में से कोई भी 2 एट अ टाइम। सो ब्लू एंड रेड, या फिर रेड एंड ब्लू, उल्टा भी होगा ना, आई एम सॉरी अबाउट दैट। देन अगला आएगा रेड एंड ग्रीन, ग्रीन एंड रेड,
एंड अब अगला आएगा ब्लू ग्रीन एंड ग्रीन एंड ब्लू। ओके, सो ये भी हो गए आपके 6 तरीके, 6 वेज, है ना। परफॉर्म करके देख रहे हैं कि कितना काम करना पड़ेगा हमें इन डिफरेंट सिचुएशंस। अब देखते हैं केस 3 की तरफ। केस 3 में भी आपको यही सब पसंद आया है समझो। सो ब्लू, रेड एंड ग्रीन। इस बार किस्मत इससे भी ज़्यादा खराब, और आपको बस अरेंज करना है, आपको बस एक ही लेने की परमिशन है। आपको एक ही टी शर्ट अरेंज करना है अपनी हैंगर पे। तो अरेंजमेंट इज इन्वॉल्व क्योंकि लगाना है हैंगर पे। हाउ डू आई डू दैट? एक ही चाहिए ना। सो ब्लू, रेड या ग्रीन, कितने तरीके हो गए? 3 में से एक कोई भी अरेंज कर लो भैया, 3 तरीकों से हो गया। एंड दैट मेक्स मी डू इट इन 3 वेज। सो एक ओवरऑल मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि कम चीज़ें अरेंज करनी है तो कम काम करना पड़ेगा, ज़्यादा अरेंज करनी है तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा। कंडीशंस ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा सोचना पड़ेगा। कंडीशंस कम होंगे तो कम सोचना पड़ेगा। ओके, इमेजिन कीजिए 50 टी शर्ट दिए हैं आपको, और उसमें से आपको बोलो कोई भी 4 चूज़ करके भैया आप अरेंज कर देना। अरे बाप रे, 50 में से 4 इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। 3 में से 2 था, 3 में से 3 था, या 3 में से 1 था, तब तो मैं समझ भी जाऊँ। या इमेजिन करो आपको मैं बोलूँ कि 50 में से 25 अरेंज कर दो। अब 25 चीज़ों को कैसे अरेंज करूँ और ये सब कैसे लिखूँ, कितना ज़्यादा काम हो जाएगा इमेजिन करो। इसका मतलब है कोई ना कोई दूसरा तरीका ज़रूर है इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने का। दूसरा तरीका क्या है उसे देखते हैं। उसके लिए एक ज़रा सा ऑफ बीट जाके एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। हाँ, अभी ठीक से देखो। मैथमेटिक्स में किसी भी पेचीदा चीज़ को सॉल्व करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक होता है फॉर्मूला मेथड और दूसरा होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस मेथड। एक्चुअल परफॉर्मेंस मेथड में कंस्ट्रक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्री वाला कंस्ट्रक्शन स्कूल में करते थे। सबसे फेवरेट वाला पीरियड होता था वो, जहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करनी है चीज़ें, क्योंकि एक तो टीचर जब समझा रहे हैं हम बहुत सारे आपस में बात भी कर लेते हैं। हम कंस्ट्रक्शन करने नहीं वाले, बस कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। अब पाइथागोरस चीज़ को विजुअलाइज कीजिए। याद है ना सबको पाइथागोरस कौन है ना। सपोज़ मैं आपको बताऊं कि ये ट्रायंगल है, ज़रा सा प्रोपोर्शनेट डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। वेट, ये ट्रायंगल है ABC। ये वाली साइन याद आई, 90 डिग्री। BC सपोज समझो 3 सेंटीमीटर है, AB है 4 सेंटीमीटर। AC फाइंड करो। बहुत सारे लोगों को तो याद भी रहेगा, पाइथागोरस का ट्रिपलेट है ना, 5 सेंटीमीटर। एग्जीक्यूट करते हैं। पाइथागोरस जी ने बोला फॉर्मूला मेथड में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर दिया नहीं है वैसे। AB स्क्वायर है मेरा 4, 4 स्क्वायर। BC है मेरा 3, 3 स्क्वायर। सो 4 स्क्वायर आया 16, 3 स्क्वायर आया 9, 16 प्लस 9 इज़ 25। सो AC स्क्वायर अगर 25 है, AC होगा मेरा 5। आया 5। अब इसे कंस्ट्रक्शन करके कैसे समझा सकती हूँ मैं। अब आपको मैंने अगर एग्ज़ाम में इतना दिया है कि BC इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, AB इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, एंड एंगल ABC है 90 डिग्री। फाइंड करो AC। एक और अप्रोच भी है, कैसे करें। स्केल पेंसिल वाली चीज़ निकालिए, पूरे इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स बाहर निकालिए, स्केल से मेजर कीजिए 3 सेंटीमीटर, बीच में एंगल बनाइए 90 का, यहाँ पे मार्क कीजिए 4 सेंटीमीटर। ABC बन गया। अब स्केल से इस चीज़ को जोड़ दीजिए और अब स्केल से देखिए कितना आ रहा है। ये स्केल से भी आएगा 5 सेंटीमीटर। दोनों तरीके यूज़ कर लिए मैंने। फॉर्मूला एक बार
और एक्चुअल परफॉर्मेंस एक बार। लेकिन अगर 50 में से 25 टी शर्ट चाहिए, तो जो कि मैं हैंगर्स पे एक्चुअली लगा के गिन रही थी कि कितने तरीक़ों में हो सकता है, 6 तरीके, 3 तरीके, 4 तरीके एंड सो ऑन, तो 25 चीज़ों को लगाने के देखो कितने सारे तरीके होंगे, बहुत सारे होंगे। सो उसके लिए ना एक्चुअल परफॉर्मेंस यूज़ ही नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स वेरी टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। इसके लिए यूज़ करेंगे हम कोई फॉर्मूला मेथड। द कंक्लूजन इज़ कि अरेंजमेंट करने के लिए कोई फॉर्मूला मेथड ज़रूर है जो हमारा टाइम बचाएगा। वो फॉर्मूला मेथड बेसिकली है क्या? मुझे केसेस यहीं पे चाहिए, तो मैं ज़रा ये रब कर देती हूँ। फॉर्मूला मेथड है, देखिए, NPR, जहाँ पे n का मतलब होगा आपके टोटल ऑब्जेक्ट्स जो आपके पास है, एंड R होगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज्ड। इसका मतलब है अगर इसे हम हमारे केसेस में बिठाने की कोशिश करें तो केस 1 दिखेगा, टोटल चीज़ें थी 3, टोटल चीज़ें थी 3 और हैंगर्स भी 3 थे, तो अरेंज भी करनी थी 3। सो केस 1 दिखेगा NPR विच इज़ इक्वल टू 3PR। क्यों? सॉरी 3P3। क्यों? टोटल चीज़ें भी 3 और अरेंज भी करनी थी 3, 3P3। केस 2 बैठता है NPR में, टोटल चीज़ें फिर से 3 है, देखो टी शर्ट्स कितने अवेलेबल हैं, BRG 3, सो टोटल चीज़ें 3, लेकिन हैंगर्स कितने हैं, 2, सो केस 2 होगा 3P2। केस 3 देखिए, केस 3 में कितनी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं। NPR टोटल चीज़ें हैं 3, टोटल 3, एंड अरेंज कितना करना है, हैंगर कितना है, एक ही है, सो R होगा 1, टोटल होता है N, R होता है 1। सो यहाँ कैसे बिठाएंगे उससे, वो आएगा 3P1। लेकिन अब इस P का करे क्या, और वो जो फैक्टोरियल सीखा था उन सब चीज़ों का यहाँ पे क्या कनेक्शन है, चलिए देखते हैं। काम तो हम तब तक नहीं करते जब तक नेसेसरी ना हो, तो फैक्टोरियल यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज़फुल होगा ही, वो डेफिनेशन में यूज़फुल है। NPR को डिफाइन कैसे करेंगे, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। आया कुछ समझ में? सो अगर यहाँ पे NPR 3PR है तो इधर कंपेयर करके देखिए, तो ये क्या होगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यह क्या होना चाहिए, N माइनस R फैक्टोरियल। N है मेरा 3, R है मेरा 2, सो क्या लिखेगा ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल विच इज़ 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, सो फाइनल आंसर होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, कोई मतलब नहीं बनता, लिख देती हूँ 1। 3 फैक्टोरियल कैसे करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या आया आंसर, 3 इंटू 2 इज़ 6, 6 इंटू 1 इज़ 6 वेज। केस 1 का आंसर आया था 6 वेज, अरे गलती से मैंने केस 2 बोला था, रादर केस 2 का आंसर आया था 6 वेज, यस। सो माई केस 2 इज 6 वेज। केस 1 में जाके देखते हैं, हैंगर्स कितने हैं, 3, तो अरेंजमेंट करने हैं 3, और टोटल कितने हैं, 3, तो N भी है मेरा 3, सो NP3 रादर 3P3। सो कैसे दिखेगा ये, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी कि क्या होगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 क्या होता है, 0 फैक्टोरियल, ये 0 होता है ना, सो 0 फैक्टोरियल हो गया। 0 फैक्टोरियल को क्या डिफाइन किया है हमने, 1। 3 फैक्टोरियल एक्सपांड करना आता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन आएगा 1, सो ये होगा 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 1 इज़ 6 है। केस 1 का आंसर 6 वेज हो गया, ये भी मैच। अब केस 3 में चलते हैं।
केस 3 का आंसर यहाँ पे लिखा है 3 वेज, देखते हैं मैच होता है क्या। सो 3p1 कैसे दिखेगा गाइज, बेसिकली 3 फैक्टोरियल यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो दैट इज 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 का आंसर क्या होता है 2, तो ये क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, विच इज़ इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। एक बार लिख के दिया। 3 फैक्टोरियल को याद कीजिए, हम कैसे लिखते थे, क्या 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, थोड़ी देर पहले तो मैंने समझाया था लिख सकते हैं करके 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1, इसमें से 2 इंटू 1 क्या होगा 2 फैक्टोरियल। सो डेफिनेटली 3 फैक्टोरियल कैन बी री रिटन एज 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन आएगा 2 फैक्टोरियल, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसल एंड द फाइनल आंसर इज 3 वेज। मैच हुआ, ये देखिए। सबसे पहले तो फैक्टोरियल्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, एटलीस्ट यानी मैं जितना मैंने पढ़ाया है वो तो अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद ही हम एक्चुअली में कुछ कर पाएंगे। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर मैं बोलूँ कि 50 टी शर्ट्स आपको दिए हैं, सो टोटल चीज़ें हैं 50, टोटल टी शर्ट्स आर 50 और अरेंज करके बताइए मुझे 4 एंड अरेंजमेंट करना है 4 का, तो आपका n होगा 50 एंड r होगा 4 और इस फॉर्मूले को हम बिठाएंगे NPR में। NPR इंडिकेट्स n ऑब्जेक्ट्स अगर आपको दिए हैं तो उसमें से r आपने एट अ टाइम क्या करने हैं, अरेंज करने हैं। आई बात आपको समझ में, क्या समझा रही हूँ मैं? अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 50 हैं और एट अ टाइम आपको सिलेक्ट करने हैं r यानी कि 4 इन दिस केस, तो आप इसे फिट कैसे करेंगे अपनी डेफिनेशन में, परमिटेशन की डेफिनेशन में NPR लगाएंगे इसको, है ना, विच इज़ इक्वल टू, कैसे डिफाइन किया है NPR को, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। नीचे जाइए NPR, सो 50p4 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो कैसे दिखेगा, 50 फैक्टोरियल अपॉन 50 माइनस 4 फैक्टोरियल, करेक्ट। 50 माइनस 4 क्या होता है 46, सो द होल थिंग इज इक्वल टू 50 फैक्टोरियल अपॉन 46 फैक्टोरियल। अब 50 फैक्टोरियल को मैं देखिए कैसे लिख रही हूँ, आप मुझे बताते जाइए सही है कि गलत है। 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 फैक्टोरियल। सो पीछे में तब तक चले गई जब तक मुझे ये नीचे वाला नंबर मिला नहीं, क्योंकि वो मुझे करना है कैंसल। सो मेरा फाइनल आंसर होगा 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47। कैलकुलेटर पे करके बताइए दोज मेनी आर नंबर ऑफ वेज, फिर लिख दीजिए अपनी नोटबुक में। आई होप आपको अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। NPR हेल्प्स यू टू कैलकुलेट, अगर टोटल आपके पास 50 चीज़ें हैं जिसमें से 4 एट अ टाइम अरेंज करनी है, तो आप उसे अरेंज कैसे करेंगे, दैट इज़ नथिंग बट NPR। उसके लिए फॉर्मूला डिफाइन कैसे किया है, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। उसके लिए फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट भी बहुत नेसेसरी है और हमने इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं और दूसरी टाइप की चीज़ें भी सॉल्व करने वाले हैं। बिफोर वी गो अहेड हम लोग NPN एक बार देखने वाले हैं। NPN का मतलब है, अगर आपको दी हुई 4 चीज़ें हैं तो टोटल आपको मैंने 4 चीज़ें दी और बोला चारों की चारों अरेंज करो, चारों की चारों अरेंज करो, तो NPN में आप कैसे बिठाएंगे, ये दिखेगा 4p4। क्या डेफिनेशन है मेरा बेसिकली NPR का, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये दिखेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, बट 4 माइनस 4 होता है 0,
So this will look like 4 factorial upon 0 factorial. 0 factorial मेरा होता है 1. So the final answer will be 4 factorial upon 1. That is 4 into 3 into 2 into 1. 4 3s are 12. 12 2s are 24. So मेरा आंसर आया 24 वेज में आप कर सकते हैं. इन शॉर्ट अगर 4 चीज़ें दी हैं और चारों की चारों अरेंज करनी है, यानी कि n चीज़ें दी हैं और n की n अरेंज करनी है, तो हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि NPN के केस में आंसर हमेशा n फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि 4p4 हमने करके देखा. 4p4 इज़ नथिंग बट 4 फैक्टोरियल. ये क्या आंसर आया था हमारा. सिमिलरली अगर 6 चीज़ें देते और 6 की 6 अरेंज करते तो उसका भी आंसर 6 फैक्टोरियल ही आएगा. कैसे करके बताती हूँ. 6p6 देखते हैं. ये देखिए 6p6 ये आएगा 6 फैक्टोरियल. नीचे क्या होता है ये देखिए n-r फैक्टोरियल, यानी कि 6 - 6 फैक्टोरियल दैट इज़ इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 - 6 0 होता है, which is equal to 6 factorial upon 1, and that gives me 6 factorial as a final answer. Let's look at some of the other results from the chapter permutation and combination now. Here there are some properties mentioned. NPN is equal to n factorial. I'm going to explain it by taking one of the examples. So suppose I'm considering 8p8. If you remember हमारा NPR का फॉर्मूला देखो क्या है, n factorial upon n minus r factorial. So 8p8 will become, this is n and this is r, it will become, ऊपर आएगा 8 factorial divided by 8 minus 8 factorial, which will be equal to 8 factorial upon 0 factorial, because 8 minus 8 is always equal to 0, which is equal to 8 factorial upon 1, and that is nothing but equal to 8 factorial. So if you compare it here, 8p8 has to be equal to 8 factorial. I hope this is clear. We are going to use this very frequently, इसीलिए इसे एक बार डिस्कस करके आगे जाएंगे. अब डिस्कस करेंगे NP0. सो अब यहाँ पे ले लेती हूँ मैं 8p0, दैट विल बी इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 0 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन, अब 8 माइनस 0 तो 8 ही आता है, तो ये आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, तो दोनों होगा कैंसल एंड द फाइनल आंसर विल बी 1. अब एक और रिजल्ट है, उसे भी डिस्कस करके एक्सप्लेन करती हूँ. नाउ आई एम डूइंग NPN, तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे 8p1, NPN नहीं रादर गाइस, NP1 है, NP1 दैट्स इक्वल टू, देखते हैं क्या आएगा. सो 8p1 इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 1 फैक्टोरियल एंड दैट इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 1, देखिए क्या आ रहा है, 8 माइनस 1 आता है 7 एंड उसका फैक्टोरियल. कैन 8 फैक्टोरियल बी री रिटन एज 8 इंटू 7 फैक्टोरियल? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि 7 फैक्टोरियल मतलब और पीछे जाएंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो दैट विल नॉट बी एन इशू एट ऑल. अपॉन आएगा 7 फैक्टोरियल एज इट इज़, 7 फैक्टोरियल के साथ 7 फैक्टोरियल हो गया कैंसल एंड आंसर आया 8, यानी कि n. सो ये 3 रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, 1, 2 एंड 3. इसे हम बार बार यूज़ करेंगे. अब जैसे टाइप आते जाएगा मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि और भी हम क्या कर सकते हैं. फिर नीचे कुछ प्रॉब्लम्स हैं. बिफोर वी गो हेड एक बात मैं अच्छे से क्लैरिफाई कर दूं, एनी नोट्स इन द वर्ल्ड विल नेवर बी सब्सटीट्यूट्स टू द मटेरियल इशूड बाय द इंस्टीट्यूट. तो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे नोट्स जो होते हैं, हम सारे टीचर्स के जो नोट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो प्राइमरी बेस्ड ऑन योर मॉड्यूल. सो यहाँ पे भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जो बेसिकली मॉड्यूल से ही हैं एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो कुछ आसान प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. मैं हूँ बेसिक वाले प्रॉब्लम में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में.
NP3 इज इक्वल टू 120, तो n का वैल्यू क्या आएगा? सो ये क्वेश्चन 7, NP3 इज इक्वल टू 120, तो n का वैल्यू क्या आएगा? चलिए, अब NPR बेसिकली हमेशा साइड में लिख के लेंगे, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. देयरफॉर दिस इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 120. n फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? n को हम पीछे पीछे लेके जाएंगे ईच टाइम्स, तो n फैक्टोरियल कैन बी री रिटन एज, ये देखिए n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. क्यों? हम कैसे लिख सकते हैं? 8 फैक्टोरियल कैन बी री रिटन एज 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, वेयर n इज नथिंग बट 8. आई बात समझ में आपको? तो हर बार हम पीछे जा सकते हैं. इसे और मॉडिफाई कैसे करेंगे? n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल. फिर एक बार मैं पीछे गई, फिर एक बार और पीछे जाऊंगी. n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल. एक 2-4 एग्जाम्पल्स और लेके यहीं पे समझा देती हूँ आपको. बिकॉज 8 फैक्टोरियल कैन बी री रिटन एज 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, कैन बी री रिटन एज 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, कैन बी री रिटन एज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल. एंड और छोटा छोटा तब तक करते जाइए जब तक 1 नहीं आता. आई होप दिस बेसिक कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर. अब आगे चलते हैं. देयरफॉर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल पे हम आ चुके हैं. सो व्हाट वुड इट लुक लाइक? सो अब देखो ये मैं इसे कैसे लिखूंगी. अब n फैक्टोरियल को सब्सटीट्यूट करूंगी मैं इस चीज़ से. सो दैट विल लुक लाइक, ये थोड़ा सा ये जगह क्लीन करके लेती हूँ. ओके, देयरफॉर n फैक्टोरियल का सब्सटीट्यूट करके लिख रही हूँ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 120. अब n माइनस 3 फैक्टोरियल को करेंगे आप कैंसिल. गाइज क्लियरली अब बचा है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 120. अब मैं एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट करने वाली हूँ. देखिए आपको समझ में आ रहा है क्या? n माइनस 1 और n माइनस 2 तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है? 9, 8 एंड 7 आर द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक आने वाले. सो n से एक छोटा है n माइनस 1 और एक नंबर से छोटा है n माइनस 2. सो 120 ऐसे कौन से तीन नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा जो तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं? सोच के बताइए ज़रा सा. बहुत आसान है. दो तरीके हैं. एक तो 120 को आप फैक्टराइज करके देख सकते हो, जो मैं करने वाली हूँ आप. सो यहाँ पे कर दिया 2 से डिवाइड, ये आ गया 60. फिर हो गया 2 से डिवाइड, फिर आ गया 30. फिर कर देती हूँ और 2 से डिवाइड तो 15 आया. 3 से डिवाइड कर देती हूँ, फिर 5 आया एंड 1. तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मैंने कैसे ढूंढे देखो. सो 2 इंटू 2 एक हो गया 4, 3 इंटू 2 हो गया 6 एंड बीच में आ गया 5. तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ गए. ये बहुत वैसे आसान होने वाला है. अपने को टेबल्स का बेसिक भी आता है ना, ये चीज़ अच्छे से आ जाएगी. सो 6 इंटू 5 इंटू 4 इज़ नथिंग बट इक्वल टू 120. कंपेयर कीजिए, इसका मतलब है n है 6, n माइनस 1 है 5, n माइनस 2 है 4. क्वेश्चन में पूछा था n का वैल्यू. सो n का वैल्यू क्या आ गया? n इज़ इक्वल टू 6. आई होप दिस इज़ क्लियर. दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट प्रॉब्लम्स. अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ. एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. सो एक पहले 2-4 प्रॉब्लम्स हो जाएंगे तो आपको बहुत ग्रिप आ जाएगा इस चैप्टर पर. इट्स रियली नॉट दैट डिफ़िकल्ट. आसान होने वाला है बहुत, वंस वी अंडरस्टैंड द बेसिक्स. अब आगे चलते हैं. आई एम एट क्वेश्चन नंबर 3.
11PR इज इक्वल टू 110, ऐसा कुछ डेटा है, तो वैल्यू ऑफ R क्या होगा? देखिए 11PR इज 110, तो R का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शंस दिए हैं? नहीं है, कोई बात नहीं। चल, NPR क्या होता है? विच इज़ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R का फैक्टोरियल। तो मेरा 11PR कैसे दिखेगा? इक्वल टू 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस R फैक्टोरियल, जिसका आंसर मेरा आता है 110, क्योंकि ये चीज़ दी हुई है ना। आ रहा है आपको समझ में? अब बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, कैसे सॉल्व करेंगे? बिफोर आई गो हेड, मैं देखिए अब क्या करने वाली हूँ। 11 फैक्टोरियल कैन बी री रिटन एज 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। आई होप इट इज़ क्लियर। आप कैसे भी लिख सकते हैं इसे, मैंने ऐसा क्यों लिखा वो बाद में समझाती हूँ। अपॉन 11 माइनस R फैक्टोरियल। क्या 110 को मैं 11 इंटू 10 लिख सकती हूँ? हाँ, 11 इंटू 10 तो 110 ही होता है। अब देखिए, अब ज़रा मॉडिफाई करूँगी। क्रॉस मल्टीप्लाई के रूल की वजह से ये 11 इंटू 10 जो कि लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में है, राइट हैंड साइड में अप चला जाएगा डिनोमिनेटर में। देयरफॉर मॉडिफाइड फॉर्म विल बी 9 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 इंटू 10 अपॉन 11 इंटू 10। अब सब कुछ हो रहा है कैंसल, तो राइट हैंड साइड आया 1, तो फिर एक बार लिख लेती हूँ। देयरफॉर 9 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस R फैक्टोरियल हो गया 1। फिर एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर 9 फैक्टोरियल, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं रादर, इज इक्वल टू 1 इंटू 11 माइनस R फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है 9 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 11 माइनस R फैक्टोरियल। 11 में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर मेरा आंसर 9 आने वाला है, ये ढूंढना है। आप देखिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि नहीं। केयरफुली देखिए मैं क्या समझा रही हूँ। 11 में से कौन सा नंबर आप कम करेंगे तो आंसर 9 आएगा। स्कूल में सीखे हैं कि नहीं हम लोग? 11 से क्या कम करेंगे? 11 से हम 2 कम करेंगे। ये देखिए, सो 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसका मतलब है R का वैल्यू देखिए क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देयरफॉर 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल। LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि मेरा R का वैल्यू क्या होना चाहिए? R का वैल्यू होना चाहिए 2, क्योंकि लेफ्ट में 9 फैक्टोरियल था, राइट में 11 माइनस R फैक्टोरियल था। तो R यानी कि 2 कम कर देते तो 11 माइनस 2 यानी कि 9 फैक्टोरियल आ रहा है। एंड दैट इज़ हाउ आई एम गेटिंग माई आंसर। आ रही बात समझ में? दिस इज़ वेरी ईजी। पहले 3-4 प्रॉब्लम्स आपको अलग लग सकते हैं क्योंकि बेसिकली अपने लिए फैक्टोरियल ही कॉन्सेप्ट नया है, बट वंस वी हैव अ ग्रिप ऑन व्हाट इज़ फैक्टोरियल इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ईजी। प्लस मॉड्यूल के बाहर ज़्यादा कुछ आता ही नहीं है, मॉड्यूल के ऊपर ही फोकस करना है, तो वो भी अपने लिए बहुत आसान रहेगा। आई होप आई एम क्लियर। आगे चलते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स और सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए, आई एम एट क्वेश्चन नंबर 5, सब क्वेश्चन 2। 7PR इज 2520, तो आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ R। 7PR इट्स 2520। ये देखिए दिस वन, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ R। चले, अब क्या करेंगे? पहले तो NPR हमारा हमेशा का ट्रिक इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस क्या आएगा? R फैक्टोरियल। सो 7PR कैसे लिखेंगे? 7 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा? सॉरी अबाउट दैट, अपॉन 7 माइनस R फैक्टोरियल इज 2500
2520। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये बेसिक तो लिख के हो गया, अब आगे चलते हैं। देयरफॉर अब ज़रा ना एक काम करूँगी, मैं 7 फैक्टोरियल को स्प्लिट करके देखूँगी और 2520 के साथ उसमें से कुछ कैंसिल होता है क्या देखते हैं। मतलब क्या करने वाली हूँ मैं, देखो अब ना मैं 7/7 माइनस आर फैक्टोरियल लेफ्ट में छोड़ूंगी और क्रॉस मल्टीप्लाई के रूल से राइट में लेके जाऊंगी। 2520 को डिवाइड करूंगी 7 फैक्टोरियल से। आई होप दिस इज क्लियर। देयरफॉर 1/7 माइनस आर फैक्टोरियल is equal to 2520 upon 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। सो 7 फैक्टोरियल को स्प्लिट किया। अब ज़रा मैं राइट कॉर्नर में इसे और सिंप्लीफाई करके लिखने वाली हूँ। 2520 अपॉन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए, सबसे पहले शुरुआत करती हूँ 7 से डिवाइड होता है क्या देखने के लिए। सो दिस गिव्स मी 7 3 जा 7 त्रिक 21। सो बचे 4 एंड ये आंसर आ रहा है 370। ये आप खुद से करके देखिए, आपके हाथ में कैलकुलेटर भी है। दिस इज नथिंग बट 370। अब करके देखते हैं किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो। एक मिनट है गाइस, इट्स नॉट 370 अदर इट इज 360। 2520 डिवाइडेड बाई 7 आ रहा है मेरा 360। इट्स अगेन डिविजिबल बाई 6 6 आ रहा है मेरा 36। उसके ऊपर है और एक 0, फिर है 5। अब डिवाइड करूंगी 12 से, है ना। फिर जाऊंगी 4 3 12 एंड 3 के साथ 3 कैंसल। सो बेसिकली 1/2 ही बचता है, क्योंकि 2 इंटू 1 क्या आता है 2। अब देखिए तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखने लगा है। 1/7 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/2। आई बात समझ में। अब दोनों साइड रेसिप्रोकल लिया। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को स्विच करना। सो ये होगा 7 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू आएगा 2, है ना। अगर ये 2 फैक्टोरियल ही लिखते हैं, चलिए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 कैन बी री रिटन एज 2 फैक्टोरियल। बहुत आसान है। सो 7 में से कौन सा नंबर कम करने पर आंसर 2 आएगा। 7 में से तो 5 कम करने पर आंसर 2 आएगा, बट 7 माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चा कंपनी, आर की वैल्यू होनी चाहिए 5। बेसिक कैलकुलेशंस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बहुत अच्छा खेल सकते हो ना, तो ये चैप्टर डिफ़िकल्ट नहीं है। प्लस वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट ये भी होता है, आप वहाँ पॉज कर सकते हैं, सॉल्व खुद से करके देख सकते हैं, 2 नहीं 4 बार, एंड फिर आप आगे जा सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर। नहीं है ये चैप्टर डिफ़िकल्ट, इट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू प्रैक्टिस इट। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। मेरा आर का वैल्यू आ गया है 5। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके पहले देखिए एक और प्रॉब्लम है, ये देखिए 11 PR इज़ 110। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। ये देखिए लिख लेती हूँ, 11 PR इज़ इक्वल टू 110, सॉरी 11 P3R इज़ 110। आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ आर। अब देखते हैं, पहले तो NPR लिखते हूँ। NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस होता है r फैक्टोरियल। उस हिसाब से ये होगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 3r का फैक्टोरियल। ये इधर कुछ भी हो अपने को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है। हाई समझ में बात। 11 फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, है ना, अपॉन 11 माइनस 3r का फैक्टोरियल। ये ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि 110 को मैं 11 इंटू 10 भी लिख सकती हूँ। और थोड़ी देर पहले आपको याद है ना, तो कुछ ऐसे ही मैंने किया था। ये अब मैं यहाँ नीचे लेके जाऊँगी,
देखिए अब मैं क्या करूँगी, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाइए, दिस विल बिकम 1/11 माइनस 3r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 इंटू 10 अपॉन 11 इंटू 10 इंटू आएगा 9 फैक्टोरियल। 11 इंटू 10 कीजिए कैंसल, तो बचा 1/11 माइनस 3r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9 फॅक्टोरियल। अब हम करेंगे रेसिप्रोकल, म्हणजे खाली डोकं उलटं पाय वरती पाय करायचे। सो काय करणार आपण, 11 माइनस 3r फैक्टोरियल विल बिकम 9 फैक्टोरियल। ओके, 11 में से कौन सा नंबर कम करने पर 9 आता है आंसर, 11 में से 2 कम करने पर आता है 9 आंसर। तो नीचे क्या लिखेंगे, बट 11 माइनस 2 फैक्टोरियल इज 9 फैक्टोरियल। तो 3r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r का नहीं है 3r का वैल्यू, 3r का वैल्यू हो जाएगा 2 एंड r का वैल्यू हो जाएगा 2/3। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल से आएगा नीचे। ये इधर 3r दिया है ना गाइस, डरिए मत उससे, 5r भी देते तो कुछ फ़र्क नहीं आता, 5r देते तो क्या करते हम लोग, तो इधर देखिए कैसे दिखता है ये 3r की जगह 5r दिया है, तो ये दिखता है 11 माइनस 5r का फैक्टोरियल इज़ 9 फैक्टोरियल। फिर मैं बोलती बट 11 माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल, तो 5r का वैल्यू आता है 2 एंड r इज़ नथिंग बट 2/5 एंड मैं यहीं पे बात ख़त्म करती। सो कुछ भी देते ना तो ये फ़र्क नहीं पड़ता, अपने ट्रिक नहीं होना एग्ज़ाम में बिल्कुल भी। आई होप आई एम क्लियर, बेसिक्स आने चाहिए, यही प्रॉब्लम्स आपने 2-3 बार सॉल्व करके देखने हैं बिफोर यू विल थिंक ऑफ टचिंग कि आप परमिटेशन के फाइनल वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। आई बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब और कुछ आगे चल के देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर हूँ मैं, 4 करती हूँ क्वेश्चन नंबर, ज़रा सा देख के लिखना पड़ेगा। n-1 p3 n-1 p3 अपॉन, इस टू मतलब अपॉन होता है, आई होप आपको याद है, मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में सिखाया है, अपॉन n+1 p3 इज इक्वल टू क्या दिया है देखिए 28/55। विथ कैलकुलेटर ये डिफ़िकल्ट नहीं होगा, अगर कैलकुलेटर नहीं होता तो मैं बोलती यार शायद बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। चलिए, यहाँ पे वैसे ऑप्शंस भी दिए हैं आपको, ऑप्शंस भी दिए हैं आपको, लेकिन हम अलग तरीका एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ये देखिए, पहले NPR लिख लेते हैं, दैट इज़ n फैक्टोरियल अपॉन आएगा n-r फैक्टोरियल। आई होप इसमें अब किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। सो दिस विल बिकम, ये हो जाएगा न्यूमरेटर में n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 -3 फैक्टोरियल। ये जो भी चीज़ दी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसमें से अपने को कम करना है आपका r का वैल्यू, तो मैंने 3 को कम कर दिया। सिमिलरली नीचे आएगा n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1, ये इसको कम करना है -3 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 28/55। अब इसी चीज़ को थोड़ा और सिंप्लीफाई करती हूँ, देयरफॉर n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 -3 हो जाएगा n-4 का फैक्टोरियल
अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल -3 होगा n-2। वैसे तो ये बेसिक्स है, आपको आ जाना चाहिए, लेकिन अगर कन्फ्यूजन हो ही गया तो एग्जाम में कैलकुलेटर तो है ही अपने पास। सो दैट इज इक्वल टू, एक मिनट, ये रेड लाइन का सिस्टम वही रखते हैं, इट्स वेरी हेल्पफुल वैसे। yes, this is equal to 28/55. okay, now as per the rule of mathematics, अगर आपको दिया है, यहाँ देखिए नीचे, अगर आपको दिया है a/b/c/d, तो हो जाएगा ये a/b इंटू d/c। ये जो डिनोमिनेटर है वो हो जाता है उल्टा। सो यूजिंग दिस रूल, अब मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ, देयरफॉर तो ये n-2 चला जाएगा ऊपर और n+1 चला जाएगा नीचे। तो व्हाट वुड इट लुक लाइक, n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इंटू, ये अब ऊपर जाएगा, इंटू n-2 का फैक्टोरियल अपॉन n+1 का फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 28/55। आई होप ये आपकी समझ में आया है। ये नहीं है डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी। अब देखो क्या ट्रिक लगाने वाले हैं। n-2 जो है ना वो n-4 से ऑब्वियसली बड़ा है, क्योंकि n से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया है -2, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है बड़ा नंबर। अब ज़रा देखिए मैं क्या करूँगी, n-1 फैक्टोरियल एज इट इज़ रखूँगी, n-2 को कैसे कर रही हूँ देखो, n-2 इंटू n-3, क्योंकि n-2 के पीछे का नंबर आएगा n-3, एक से पीछे जाना है, उसके पीछे आएगा n-4 फैक्टोरियल, ये है n-4 फैक्टोरियल चल रहा है। अब n+1 और n-1 से ऑब्वियसली n+1 बड़ा है। अब n+1 फैक्टोरियल को देखिए मैं कैसे लिख रही हूँ, दैट इज इक्वल टू n+1 फैक्टोरियल, आई एम सॉरी फैक्टोरियल नहीं, मैं अब इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ, n+1 इंटू n, क्योंकि n+1 के पीछे आएगा n और n के और पीछे आएगा n-1 फैक्टोरियल। क्यों किया, क्योंकि ये कैंसिल करने का बंदोबस्त था मेरा। ये देखो n-4 फैक्टोरियल के साथ यहाँ कैंसिल हो गया और n-1 फैक्टोरियल के साथ यहाँ कैंसिल हो गया। दैट इज इक्वल टू 28/55। बहुत खिचड़ी हो गया, एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। सो ये हो जाएगा n-2 इंटू n-3 अपॉन n+1 इंटू n, दैट इज इक्वल टू 28/55। आया समझ में? चलो, अब कुछ ऐसा होने वाला है जिससे शायद से कुछ चीज़ें कैंसिल होने वाली हैं, क्योंकि 28/55 एज इट इज़ तो कैंसिल नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज 28 और 55 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो n-2 इंटू n-3 को इसे अब मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने वाली हूँ। n-2 इंटू n-3 ये आता है n² -5n + 6, ये मैं बाद में करके दिखाती हूँ, पहले ये स्टेप करती हूँ, अपॉन n² + n, n से मल्टीप्लाई किया इसे तो आया n², और n से मल्टीप्लाई किया 1 को तो आया 1, विच इज़ इक्वल टू 28/55। मैं ना अब आपको ये चीज़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैं आपको ये करके बताने वाली हूँ। n-2 इंटू n-3, n-2 इंटू n-3 कैसे करते हैं, इस n से पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू n इंटू n-3, फिर यूज करेंगे -2 इंटू द ब्रैकेट n-3, विच इज़ इक्वल टू n² -3n -2n, क्यों -2 इंटू n आया -2n, एंड -2 इंटू -3, सो माइनस इंटू माइनस आएगा प्लस, तो इसका आंसर आएगा n² -5n + 6। ये देखिए n² -5n + 6,
अब मैं करूँगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सॉरी अबाउट दैट, प्रॉब्लम थोड़ा लंबा ज़रूर होने वाला है बट ये बहुत हेल्पफुल होगा। वहाँ का आखिरी स्टेप मैं लिख के लेने वाली हूँ। यहाँ का आखिरी स्टेप मैं ज़रा लिख के लेने वाली हूँ ऑन माई नेक्स्ट स्क्रीन। सो ये है n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 एंड अपॉन था n स्क्वायर प्लस n, दैट इज़ इक्वल टू 28 अपॉन 55। ओके, अब मैं करूँगी क्रॉस मल्टीप्लाई। सो ये होगा 55 टाइम्स n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 इक्वल टू 28 टाइम्स n स्क्वायर प्लस 1। अब 55 से अंदर मल्टीप्लाई करूँगी ब्रैकेट में। सो 55 n स्क्वायर माइनस 55 इंटू 5n प्लस 55 इंटू 6, तो हर चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, विच इज़ इक्वल टू 28n स्क्वायर प्लस 28n। ओके, देयरफॉर अब चलते हैं हम अगले फैक्टराइजेशन की तरफ। सो 55n स्क्वायर, अब आप कैलकुलेटर पे परफॉर्म करके देख सकते हैं, मैं भी देखती हूँ आपके साथ। सो 55 इंटू 5 आएगा ये, विच इज़ 275n प्लस आएगा 55 इंटू 6, दैट इज़ नथिंग बट 330, विच इज़ 28n स्क्वायर प्लस 28n। अब ये सारी चीज़ें मैं लेफ़्ट में लेके जाऊँगी। सो 55n स्क्वायर में से अब ये जो 28n स्क्वायर राइट हैंड साइड में है उसका जो साइन है वो प्लस है, जब आप लेफ़्ट में आएंगे तो होगा उसका साइन माइनस, माइनस 28n स्क्वायर, फिर होगा माइनस 275n प्लस 330 और फिर प्लस 28n, फिर से लेफ़्ट में जाएगा तो बनेगा माइनस 28n and the whole thing is equal to 0. ओके, अब 55 माइनस 28 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 27n स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसमें भी n का टर्म है, इसमें भी n का टर्म है, साइंस दोनों के नेगेटिव है तो ऐड कीजिए, माइनस 275 माइनस 28 करना है आपको, दैट्स 303n प्लस करेंगे 330 एंड द होल थिंग इज इक्वल टू 0। केयरफुली देखिए, ये पूरी की पूरी चीज़ को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, जो कि मैं करने वाली हूँ। सो ये हो जाएगा 9n स्क्वायर माइनस 101n प्लस 110 इक्वल टू 0। सो 9n स्क्वायर माइनस 101n plus 110 is equal to 0 is what we have. इसका मतलब है 110 इंटू 9 के ऐसे फैक्टर्स, ये देखिए 110 इंटू 9 के ऐसे फैक्टर्स जिसका एडिशन हो जाए माइनस 101n। सो 110 के फैक्टर्स होते हैं 10 इंटू 11, 9 के होते हैं 3 इंटू 9, 3 इंटू 3। उसमें से 10 कैन बी फर्दर फैक्टराइज्ड एज 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। आई होप आई एम क्लियर। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, देर आर सम मोर थिंग्स दैट आर पॉसिबल नाउ। आई थिंक आई एम नाउ परफॉर्मिंग परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एक्चुअली। ये देखिए 5 2s are 10, 10 3s are 30 एंड 30 इंटू 3 इस चीज़ का जो मल्टीप्लिकेशन है कैलकुलेटर पे करके देखिए, वो आ रहा है 90, 90 इंटू 11। सो अगर आप देखो 90 एंड 11 को, तो इनका एडिशन, येस इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी 90 एंड 11 का एक्चुअली एडिशन इज गोइंग टू बी 101। सो अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू डू 9n स्क्वायर माइनस 90n, ये देखिए ये दो फैक्टर्स हैं मेरे, माइनस 90n माइनस 11n
प्लस 110 इक्वल टू 0। देयरफॉर 9n कॉमन ले लेती हूँ इंटू द ब्रैकेट n माइनस 10 माइनस 11 इंटू द ब्रैकेट n माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों एक ब्रैकेट में लेंगे, 9n माइनस 11 इंटू n माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ज़रा यहाँ जगह बनाने वाली हूँ मैं। आई होप फैक्टर्स समझ में आया है ना। चलिए तो अब यह करेंगे कैसे, इसका मतलब है इधर 9n माइनस 11 विल बी 0 और n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। स्कूल में याद कीजिए फैक्टराइजेशन। देयरफॉर 9n इज इक्वल टू प्लस 11 एंड n विल बी इक्वल टू 11 बाई 9, या फिर आएगा n इक्वल टू प्लस 10। आ रहा है क्या समझ में? देखिए अब n का वैल्यू ऐसा तो नहीं आ सकता है 11 बाई 9, रादर n का वैल्यू 11 बाई 9 ऐसा कोई फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आधे ऑब्जेक्ट्स दे ही नहीं सकते हम लोग 11 बाई 9 वगैरह। दैट इज़ द रीज़न n हैज़ टू बी सम होल नंबर एंड n विल बी इक्वल टू 10। देखिए है कि नहीं ऑप्शन में? है, यस, दैट्स ऑप्शन नंबर C। I hope you have understood.